ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में तद्विद्य संभाषा यह एक प्रभावी ज्ञान साधन है। वायु स्वरूप निश्चिति विषय में महर्षियों में जो संध्याय संभाषा घटी उसका वर्णन वातकलाकलीय अध्याय में है। यह अध्याय यथा योग्यतया जानने के लिए वायु का स्वरूप जानना आवश्यक है। चरक संहिता में वायु महात्म्य वर्णित है। वायुरायुर्बलं वायुः वायुर्धाता शरीरिणां वायुर्विश्वमिदं सर्वं प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। वायु ही आयु है, वायु ही बल, वायु शरीरधारियों का धाता धारण करने वाला संरक्षक है, वायु ही संपूर्ण विश्व है, वायु सभी का प्रभु नियंत्रक है। अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थ प्रकृतौ स्थितः वायु स्यात्सो अधिकं जीवेद वीतरोगत समाश्चतम्। जिसका वायु अव्याहत गति हो अर्थात वायु की गति को कोई प्रतिरोध ना हो, स्थानस्थ हो अर्थात विमार्गगत ना हो, प्राकृत अर्थात सम हो, ना क्षीण हो ना ही वृद्ध हो, ऐसी व्यक्ति निरोग रहते हुए 100 साल अथवा उससे अधिक आयु प्राप्त करेगा। हर्षोत्साहयोर्योनिः आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतः। हर्ष और उत्साह का कारण आयु के नैरंतर्य का कारण। और विमान स्थान में वाताधिक शरीर अर्थात वातल देह प्रकृति वर्णित है। रूक्ष अपचित शरीर अल्पबल अल्पायुष्य अर्थात एक स्थान पे यह वायु आरोग्य दीर्घायु बल उत्साह इनका कारण कहा है और अन्यत्र अल्पायु अल्पबल अल्पस्मृति का कारण कहा है। वायु के परस्पर विसंवादी कार्यों के कारण प्रश्न उपस्थित होता है, आयुर्वेद का निश्चित तात्पर्य क्या है। मेरे इसी चैनल पर मैंने पंचकोश विषयक वीडियो अपलोड किया है, कृपया उसे देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सार रूप से कहती हूँ, वेदांत तत्वज्ञानानुसार पंचकोशात्मक त्रिविध देह है। कारण देह, लिंग देह अथवा सूक्ष्म देह और स्थूल देह। आनंदमय कोश की ही कारण देह संज्ञा है। तन्मात्राओं के सत्व और रज अंशों से 3 कोश उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राओं के सत्व अंशों से ज्ञान शक्तिमान विज्ञानमय कोश तथा इच्छा शक्तिमान मनोमय कोश और तन्मात्राओं के रज अंशों से क्रिया शक्तिमान प्राणमय कोश। इन तीनों को मिलकर सूक्ष्म देह संज्ञा है। तन्मात्राओं के तमा अंशों के पंचीकरण से अन्नमय कोश निर्मित है, इसे ही स्थूल देह संज्ञा है। इस पंचकोशात्मक देह में वायु का अस्तित्व द्विविध है। अन्नमय कोशांतर्गत तन्मात्राओं के तमा अंशों से उत्पन्न पंचीकृत पंचभूतात्मक वायु और प्राणमय कोशांतर्गत तन्मात्राओं के रज अंशों से उत्पन्न अपंचीकृत सूक्ष्म भूतात्मक वायु। इन दोनों स्वरूप वायुओं को आयुर्वेद में वायु अथवा वात यही संज्ञा है, किंतु इनका स्वरूप, कार्य, निदान और चिकित्सा अत्यंत भिन्न है। अन्नमय कोश अथवा स्थूल देह 2 प्रकार का है, व्यष्टि और समष्टि। समष्टि अन्नमय कोश है पंचीकृत पंचमहाभूतोत्पन्न ब्रह्मांड और व्यष्टि अन्नमय कोश है इस ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक स्वतंत्र पांचभौतिक देह, जैसे बाघ, सिंह, हाथी, गरुड़, मानव आदि प्राणी मात्र के देह। पिंड ब्रह्मांड साम्य न्याय से इन दोनों में वायु समान है। तन्मात्राओं के तमा अंशों के पंचीकरण से उत्पन्न पंचीकृत वायु। 14 भुवनों के ब्रह्मांड में पृथ्वी यह हमारा भुवन, हमारा लोक है। इस भूलोक में वाताधिक भूमि के लिए जांगल देश यह संज्ञा है। इस देश का वर्णन किया है आकाश समाह पर्याकाश भूयिष्ठः। आकाश के समान अर्थात आवरण अथवा प्रतिरोध ना होने वाला, ऊंच नीच ना होने वाला, दूर दूर तक क्षितिज पर्यंत दृष्टि को प्रतिरोध ना होने वाला समतल भूभाग। प्रविरल अल्पकंटकी वृक्ष प्रायः। जंगल देश में एक तो वृक्ष नहीं होते हैं तो अल्प और कांटेदार होते हैं। अल्प वर्ष प्रसरवण उदपान उदक प्रायः। जंगल देश में वृष्टि अल्प होती है, नदियां कुएं अधिक नहीं होते, जो होते हैं उनमें पानी अधिक नहीं होता। वहाँ वायु निरंतर प्रवाहित रहता है और वह उष्ण और शुष्क होता है।
पर्वत अधिक नहीं होते, और जो होते हैं वह छोटे होते हैं। मानव देह कृश होते हैं। आरोग्य अच्छा होता है और व्याधि प्रायः वातपित्त जो होते हैं। वाताधिक भूमि रूक्ष शुष्क भस्मवर्ण वालुकामय होती है। रेगिस्तान में मृग तृष्णा का आभास होता रहता है। जंगल देश में खदीर असन बदरी तिंदुक ऐसे वृक्ष, अल्परस और कोटरे युक्त वृक्ष अथवा छोटे क्षुप होते हैं। पिंड ब्रह्मांड या लोकपुरुष साम्य न्याय से वातप्रधान भूमि देश से वातप्रधान देह देश समान है। यह वातप्रधान देह देश चरक संहिता में वातल देह प्रकृति के रूप में वर्णित है। वायु के आधिक्य से देह रूक्ष अपचित अल्प होता है। स्वर रूक्ष खुरदरा, क्षाम क्षीण व दुर्बल, सन्न हीन, सक्त बद्ध या अस्पष्ट, जर्जर फूटे हुए बर्तन के समान होता है। गति चेष्टा आहार व्याहार अर्थात बोलना लघु और चपल होते हैं। संधि अक्षी भ्रू हनु ओष्ठ जिह्वा शिर स्कंध हस्त पाद अस्थिर रहते हैं। शरीर पे बहुत कंडरा सिरा प्रतान स्पष्ट रूप से दिखते हैं। केश श्मश्रु रोम नख दंत हस्त पाद परुष होते हैं। अवयव स्फुटित रहते हैं। चलते समय संधियों में आवाज होती रहती है। शरीर ठंडा कुछ सह नहीं पाता। क्षोभ विकार त्रास राग विराग ज्ञान ग्रहण शीघ्र होते हैं। स्मृति बल आयु अल्प होते हैं। इस वायु की छाया रूक्ष शाव अर्थात कृष्णपीत मिश्रित वर्ण सांवली, अरुण अर्थात कपिल अथवा कृष्ण रक्त मिश्रित वर्ण हतप्रभ गर्हित होती है। वह विनाश तथा अत्यंत क्लेश का हेतु होती है। यह वायु बीजोद्भव है। स्त्री बीज तथा पुरुष बीज में होता है। जीवात्मा के प्रवेश से पहले शुक्रार्तव संयोग में होता है तथा मृत्यु के पश्चात भी पंचभौतिक शरीर में रहता है। यह शरीर का नियंत्रण नहीं करता। पित्त और कफ के समान पंगु ही होता है। शरीर में नाभि के अधोभाग में अधिकतया होता है। बस्ती पुरुषाधान कटी सख्ती अस्थि पक्वाशय यह इसके प्रधान आश्रय है। पांचभौतिक होने के कारण यव आदि क्षुद्र धान्य चणक मकुष्ठक आदि शिंबी धान्य कपित्थ जम्बू ऐसे पांचभौतिक आहार से इसका पोषण होता है। तिक्तोष्ण कषायाल्प रूक्ष प्रमित भोजन पुरोवात ऐसे पांचभौतिक हेतुओं के कारण इसमें विकृति होती है। स्नेह स्वाद्वम ललवण भोजन सुरा आसव पौष्टिक गौडिक मद्य मांस देवदारू तगर कुष्ठ दशमूल बला अतिबला वीरतरादि विदार्यादि आदि शमन औषधि ऐसे पांचभौतिक द्रव्यों से इसकी चिकित्सा हो सकती है। ऊर्ध्ववात अर्थात उद्गार रूप में मुख मार्ग से तथा अधोवात रूप अधो अर्थात गुद मार्ग से यह शरीर से बाहर फेंका जाता है। आहार से इसका पोषण होता है, उसी प्रकार बाह्य सृष्टि से निश्वास रूप में इसका ग्रहण होता है। प्राणव स्रोतस में परिवर्तन और शोषण होता है और उच्छ्वास द्वारा मल रूप से उत्सर्जन होता है। उच्छ्वास हो ऊर्ध्ववात हो अधोवात हो किसी भी स्वरूप में इसका उत्सर्जन हो, इसके बाहर निकलने से मृत्यु नहीं होती है। वृद्ध वय दिन और रात्र का अंतिम काल भोजन पचन का अंतिम काल इन कालों में स्वभावतया इसकी वृद्धि होती है। प्रातः 6 से शाम 6 तक यदि 12 घंटों का दिन समझा जाए तो साधारणतया दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक दिन का अंतिम काल और रात 2 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात का अंतिम काल होगा। इस काल में यह वायु अधिक कार्यकारी होता जाता है। ऋतु स्वभाव से ग्रीष्म ऋतु में इसका क्रमशः क्षय होता जाता है। वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है और शरद ऋतु में स्वाभाविकतया प्रशम होता है। कटु तिक्त कषाय रूक्ष शीत लघु आहार रात्र जागरण ऊंचे स्वर में बोलना अति व्यायाम जैसी चेष्टाएं तथा भय शोक चिंता जैसे तामस मनोभाव इनके कारण इसका क्षय और प्रकोप होता है। इसके प्रकोप से शरीर में रौक्ष शैत्य खरत्व कार्ष्य कंप वार्त स्तंभ संग साद हर्ष पारुष्य सौशीर्य अरुणवर्ण ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। मुख कषाय रस अथवा विरस हो जाता है। ज्वर रक्तपित्त कुष्ठ प्रमेह शोथ उदर अर्श ग्रहणी पांडु अतिसार छर्दी इत्यादि सभी व्याधियों के वातज प्रकार इस वायु के आधिक्य के कारण होते हैं। इसका क्षय हो जाए तो शरीर में लाघव कम हो जाता है। शरीर गौरव के कारण साध अकार्यक्षमता यह लक्षण उत्पन्न होता है।
बोलना तथा शरीर चेष्टा मंद हो जाते हैं। यह वायु आत्ते प्राणघातक लक्षणों का कारण नहीं होता। अभ्यंग, उपनाहन, मर्दन, परिषेक, अवगाह, संवाहन, स्वेदन ऐसे उपक्रमों के द्वारा यह वायु शाखाओं में से, धातुओं में से कोष्ठ में लाया जाता है तथा मृदु संशोधन, अनुवासन चिकित्सा से इसका शोधन किया जाता है। यह वायु शरीर से बाहर निकाला जाता है। ब्रूहण आहार औषधि, वातशमन, स्नेह, मद्य, देवदारू इत्यादि औषधि, इनसे इस वायु का शमन होता है। चरक विमान स्थान के 6 अध्याय में कहा है, समदोषों के कारण अग्नि सम होता है। वातादि दोष यदि विषम हो तो विविध उपक्रमों के शीलन से प्रकृति स्थापन करना चाहिए। वायु के कारण अग्नि स्थान प्रभावित हुआ हो तो अग्नि विषम होता है। जब तक अग्नि सम ना हो तावत काल पर्यंत वायु के प्रकृति स्थापन के लिए विविध उपक्रमों का अभ्यास करना चाहिए। इस वायु की चिकित्सा के लिए हमारे पास पर्याप्त कालावधि रहता है। प्राणमय पोषकत वायु इस वायु की अपेक्षा से बहुत भिन्न स्वभाव का है। इसका स्वरूप हम अन्य वीडियो में जानेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।